गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय हिंद। और स्टार्ट करेंगे आज की क्लास द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चंस होगा, सिनोनिम्स होंगे, एंटोनिम्स होगा, फिल इन द ब्लैंक्स होगा, रीडिंग होगा, सब कुछ होगा। लेकिन उसके पहले आप इस सेशन को अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सबसे शेयर कर दीजिए और फिर 1 मिनट के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की क्लास द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। तो आज की क्लास भरपूर मजेदार होने वाली है। तो पहले जितने बच्चे प्रेजेंट हैं सब एक बार जय हिंद लिख दीजिए। क्लास में जय हिंद लिख दीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर आपको आवाज आ रही है मेरी तो एक बार जय हिंद लिख दीजिए सारे बच्चे। और जल्दी से लाइव जुड़ जाइए, सबसे शेयर करिए ताकि हम लोग बिगिन करें आज की क्लास। फिर हम लोग जल्दी से सभी बच्चों से लिंक शेयर कर दीजिए, फिर बिगिन करेंगे आज की क्लास हम लोग। विनय जहा, जय हिंद बेटा, जय हिंद। तो बहुत धमाकेदार होने वाला है आज का सेशन। आज के सेशन में काफी मजा आएगा। क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम लोग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और फिल इन द ब्लैंक्स, और साथ ही साथ रीडिंग भी करेंगे। तो पहले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ओपन कर लेते हैं फाइल और ओपन करते हैं पहला क्वेश्चन। देखते हैं, लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द हिंदू एडिटोरियल। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन। अब यहां पर पहला क्वेश्चन आप देखें, बताएं सभी बच्चे इसका आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में। शी प्रोफेसेस नॉट टू बी इंटरेस्टेड इन मनी। कोमल, गुड मॉर्निंग डियर। इसको आप लोग पहला क्वेश्चन देखें और बताएं इसका आंसर क्या होगा। यस कोमल, विनय, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। सिनोनिम बताना है हमें कि इसका सिनोनिम क्या होगा। व्हाट विल बी द सिनोनिम ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रोफेस का क्या होगा मीनिंग यहां पर। देखिए अब हमारा प्रोफेसिस मतलब होता है डिक्लेयर करना। डिक्लेयर करना मतलब किसी चीज को एक्नॉलेज करना, एक्सेप्ट करना, किसी चीज को घोषित करना, उसको हम कहते हैं प्रोफेस करना। तो यहां प्रोफेस का हमारा करेक्ट आंसर जाएगा एक्नॉलेजेस, सी पार्ट। अब देखिए बाकी ऑप्शंस में दिक्कत क्या है। रिप्यूडिएट्स, रिप्यूडिएट का मतलब होता है खंडन करना, डिनाई करना। रेलिंक्विश का मतलब गिव अप होता है। एब्डिकेट मतलब भी गिव अप होता है। रेलिंक्विश क्या होता है, गिव अप होता है। एब्डिकेट मतलब भी गिव अप होता है। रेलिंक्विश में हम हार मान लेते हैं। और रिप्यूडिएट्स मतलब डिनाई होता है। सेंशन मतलब होता है क्रिटिसाइजेस। तो करेक्ट आंसर हमारा इसका जाएगा क्या, एक्नॉलेजेस जाएगा। तो आई होप ये सबको क्लियर हुआ हो। मीठी सी, वेरी गुड, सही बताया। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, ध्यान से समझते हैं। जैसे प्रोफेस वर्ड होता है, तो प्रोफेस का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, घोषणा करना, अनाउंस। सिनोनिम इसके डिक्लेयर होते हैं, एक्नॉलेज होता है, एंटोनिम होता है डिनाई और रिप्यूडिएट।
1988। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो शी रीबफ्ड ऑल सजेशंस दैट शी शुड रिजाइन। तो क्या होगा सेकंड क्वेश्चन का आंसर? वेरी गुड मीठी। अब बताइए कोमल, सुरभि, मीठी, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सेकंड का? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर सेकंड? जय हिंद विशाली बेटा, बताइए सेकंड का सारे बच्चे। रिबफ का मतलब होता है रिजेक्ट करना, किसी चीज को मना कर देना। तो उसने सारे ये जो दिए गए थे सजेशंस, भाई रिजाइन कर दो, उसने उसको रिबफ कर दिया। तो यहां पर आंसर होगा रिजेक्टेड। अप्रूव्ड का मतलब होता है मंजूर करना, ये एंटोनिम हो जाता है। रैटिफाइड मतलब भी मंजूर करना, ये भी एंटोनिम हो जाता है। सैंक्शन मतलब भी होता है मंजूर करना, ये भी एंटोनिम हो जाता है। वैलिडेटेड मतलब किसी चीज को वैध ठहराना, ये भी एंटोनिम में ही जाता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? बी, रिजेक्टेड। गुड मॉर्निंग स्मृति। तो स्मृति, वैशाली, मीठी, कोमल एंड विनय, आप लोग बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। अच्छा, रीबफ को याद कैसे कर सकते हो? बना दूंगा इतना टफ, नहीं कर पाया तुम्हें कोई रिबफ, नहीं कर पाया तुम्हें कोई नामंजूर, तो बना दूंगा तुम्हें इतना टफ, नहीं कर पाया तुम्हें कोई रिबफ। तो रिबफ के सिनोनिम होते हैं रिब्यूक, रिप्रिमांड। रिब्यूक मतलब भी होता है किसी को डांटना, फिटकारना, छिटकारना, मतलब उसको एक तरीके से क्रिटिसाइज करना। रेप्रीमांड है ना, पापा जैसे रीबॉक के शूज के साथ स्वागत करते हैं और बोलते हैं मैं नहीं मंजूर करूंगा ऐसे बच्चे को जो फेल हो गया है, पप्पू फिर फेल हो गया है, भाग पप्पू। तो रिब्यूक करते हैं। रेप्रीमांड, नहीं करोगे अपनी निब्बी की डिमांड, तो वो क्या करेगी? ना मंजूर करेगी, रेप्रीमांड करेगी, क्रिटिसाइज करेगी, डांटेगी, फटकारेगी। एंटोनिम होता है प्रशंसा करना, कॉम्प्लीमेंट या अप्रूवल भी होता है मंजूर करना। हमारा वर्ड का सेकेंड वर्ड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, द सॉफ्टवेयर फैसिलिटेट्स द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एक्टिव लर्निंग इन द कोर्स। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सॉफ्टवेयर आसान बनाता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ एक्टिव लर्निंग को कोर्स में। क्या होगा इसका आंसर? यस, कोमल, विनय, सुरभि, मीठी, वैशाली, स्मृति, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इनकॉर्पोरेशन का मीनिंग होता है सम्मिलित करना, यानी शामिल करना। इनकॉर्पोरेट करना मतलब सम्मिलित करना या शामिल करना, अपने अंदर लाना, टू ब्रिंग इन। तो आंसर क्या होगा यहां पर? आंसर विल बी एसिमिलेशन। देखिए, सेपरेशन मतलब होता है अलग होना, तो इसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं, सेपरेशन में अलग होते हैं, तो ये एंटोनिम होता है। डिवीजन भी इसका एंटोनिम हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो ये दोनों एंटोनिम हैं इसके। डायसेंशन और डिस्कॉर्ड का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, तो इनका मतलब डिसएग्रीमेंट होता है। इसलिए करेक्ट आंसर होगा आपका ए, एसिमिलेशन। ठीक है कोमल, वेरी गुड। श्रिया, गुड मॉर्निंग डियर। तो यहां देखें हम लोग इनकॉर्पोरेशन के सिनोनिम्स समझते हैं। इनकॉर्पोरेशन के सिनोनिम होते हैं इंक्लूजन, एसिमिलेशन, एमलगमेशन। एमलगमेशन मतलब दो कंपनीज मर्ज हो जाती हैं, साथ में मिल जाती हैं, तो इसमें भी कोई चीज अपने अंदर लाना, इंक्लूड कर लेना किसी कंपनी को। कॉन्सोलिडेशन और मजबूत होना, जैसे आपने देखा महाराष्ट्र में सारी पार्टीज मिलके बीजेपी अलायंस में कॉन्सोलिडेट किया, वोटर्स को इकट्ठे लाए, इंक्लूड किया और जीत गए। एम्बॉडीमेंट, इनफिक्स करना होता है। इसके एंटोनिम में डिवीजन और सेपरेशन जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो बताइए फोर्थ में क्या होगा? क्वेश्चन 4। यस कोमल एंड सुरभि, ये फोर्थ का आंसर दिया आप लोग ने। एक बार थोड़ा नंबरिंग करके दे दीजिए तो उससे और क्लैरिटी मिल जाता है मुझे। फोर्थ का ए होगा। अच्छा, पिछले वाले का आंसर दिया इनकॉर्पोरेशन का, वेरी गुड। एसिमिलेशन। अब देखो फोर्थ का बताना। इंपीडमेंट, इंपीडमेंट मतलब क्या होता है? रुकावट, बाधा, यानी ऑब्स्ट्रक्शन। तो आंसर इसमें हमारा क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्शन। असिस्टेंस, एड, फैसिलिटेशन,
अबेटमेंट, ये सब क्या हो जाएगा, सिनोनिम एंटोनिम हो जाएंगे इस वर्ड के। फैसिलिटेशन मतलब कोई चीज को आसान बनाना, एड मतलब मदद, असिस्टेंस मतलब भी मदद, एबेटमेंट में हम किसी को गलत कार्य के लिए प्रेरित या मदद करते हैं, तो हमारा आंसर होगा फोर्थ का ई। वेरी गुड कोमल, वैशाली, श्रेया, बहुत बेहतरीन, आप लोग ने बिल्कुल सही बताया, फोर्थ का ई होगा। अब देखते हैं हम लोग सिनोनिम और एंटोनिम्स इसके। इंपीडमेंट, इसका मतलब होता है रुकावट या बाधा, इसके सिनोनिम होते हैं डेट्रेंट, डेट्रेंट मतलब भी रुकावट होना, रुकावट डालना, ऑब्स्टिकल मतलब भी रुकावट, हर्डल मतलब भी रुकावट। एंटोनिम में जाता है एड और असिस्टेंट। अब ये हो गए सिनोनिम्स। अब हम डिस्कस करेंगे क्या, एंटोनिम। तो लेट अस डिस्कस द एंटोनिम पोर्शन। तो बताइए एंटोनिम ट्रैक्शन का अपोजिट। वेरी गुड गोइंग श्रेया, कोमल, वैशाली, बहुत बढ़िया, स्मृति, मीठी, विनय, बताइए सारे बच्चे नेक्स्ट का क्या होगा ट्रैक्शन का। थोड़ा आंसर आप लोग को दिख भी गया होगा शायद तो बताओ इसमें क्या होगा करेक्ट आंसर, अपोजिट क्या होगा इसका। अब देखो ट्रैक्शन मतलब होता है चिपकाओ, चिपकाओ मतलब क्या होता है इन द सेंस कि किसी चीज से बिल्कुल चिपके रहना या एक तरीके से बिल्कुल अडिग रहना, स्टिक होना किसी चीज पे। जैसे टायर्स होते हैं ना, ऐसे टायर बना के जाते हैं जो मतलब स्लिप ना करें, ट्रैक्शन होने मतलब जो चिपके रहे, मतलब रोड से मतलब बिल्कुल एडहर करे। तो यहाँ ट्रैक्शन का मतलब होता है किसी को फॉलो करना भी होता है, मतलब उनके साथ चिपके रहना है। जैसे कोई आइडियोलॉजी है, उस सोच के साथ आप चिपके हुए हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो ट्रैक्शन का सिनोनिम होता है एडिशन, चिपके रहना, एडरेंस मतलब भी फॉलो करना, एब्जॉर्प्शन में भी सेम हो जाता है, टेनेसिटी मतलब भी किसी को स्ट्रॉन्गली फॉलो करना। तो ये सब हो जाएंगे इसके क्या, साइनो, है ना। तो आंसर होगा डी, एंटो स्लिपरीनेस। वेरी गुड कोमल, श्रेया, बहुत सही, सही बताया, स्लिपरीनेस होगा इसका आंसर। तो ट्रैक्शन का एक बार जल्दी से हम लोग डिटेलिंग कर लेते हैं। ट्रैक्शन मतलब होता है एडहेरेंस मतलब फॉलो करना, एब्जॉर्प्शन, एडिशन, और एडिसिव आपने सुना होगा, फेविकोल का जोड़ है, हटेगा नहीं, बिल्कुल चिपके रहोगे, दो ऐसे मतलब हाथ फेविकोल से जोड़ दिए तो एडिशन होता है। तो एडिशन, अपोजिट में स्लिपरीनेस। अब आता है सिक्स क्वेश्चन, काउंटेनेंस। काउंटेनेंस का हमें बताना है सिक्स, बताइए सिक्स में क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर टू सिक्स क्वेश्चन। ही वॉज रिलक्टेंस, वो रिलक्टेंस था, अनिच्छुक था, टू डैश द यूज ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स के इस्तेमाल को डैश करने के लिए वो अनिच्छुक था। तो क्या होगा, काउंटेनेंस का मतलब क्या होता है, अप्रूव। क्या होता है, अप्रूव। वैसे तो इसके बहुत सारे और भी मीनिंग होते हैं, लेकिन यहां इसका मतलब क्या, अप्रूव। तो वो अप्रूव नहीं करना चाह रहा था, बोला था भैया लाठी वाठी मत चलाओ, अपने ही सिटीजन है, अपने ही लोग हैं। तो यहां पर एक्सेप्ट सिनोनिम हो जाता, एडवोकेट सिनोनिम हो जाता, अप्रूव सिनोनिम हो जाता है, एप्रोबेट मतलब भी होता है किसी को सपोर्ट करना, कोई चीज को समर्थन देना। आंसर होगा डिसअप्रूव, सिक्स्थ का आंसर। वेरी गुड श्रेया, बी। वेरी गुड कोमल, बी, बहुत सही बताया। वैशाली, बहुत बेहतरीन, वेरी नाइस टू सी दिस। तो बहुत बेहतरीन पढ़ रहे हैं आप लोग, ऐसे ही पढ़ते रहें। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग काउंटेनेंस का सिनोनिम। अब देखिए काउंटेनेंस का वैसे एक मतलब अपीयरेंस भी होता है, कोई चीज दिखने में कैसे अपीयर हो रही है, उसको भी काउंटेनेंस कह सकते हैं हम लोग। कंपोजर, जैसे इंसान बहुत ही कूल लुक दे रहा है, काम है, बिल्कुल कंपोज्ड है, उसको भी काउंटेनेंस कहते हैं। तो ये नाउन फॉर्म में इसके दो और मीनिंग होते हैं, अपीयरेंस और कंपोजर। फिर काउंटेनेंस का मतलब एक्सेप्ट, एडवोकेट, एप्रोबेट, मंजूर करने वाला। इसका एंटोनिम होता है डिसअप्रूव, नामंजूर करना और अपोज करना। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। वेरी गुड सितांशु, बी, बहुत सही बताया आपने। अब आते हैं सेवेंथ क्वेश्चन। तो सेवन देखो, बताओ इसमें क्या होगा करेक्ट आंसर।
टू द क्वेश्चन नंबर 7। रिटायरेशन, रिटायरेशन मतलब क्या होता है, इसका एंटोनिम क्या होता है, देखें बताएं। तो कोमल, श्रेया, वैशाली, सितांशु, सुरभि, वेरी गुड। बताइए इसका आंसर क्या होगा। वैशाली, स्मृति, विनय, मीठी। मीठी कहाँ चली गई? मीठी खट्टा बताशा खाने खाइए, क्या लग रहा है, याद कर रहा हूं मैं। तो चलिए रिटेरिएशन क्या होगा। मीठी, बस एक मीठी है, खट्टी और आ जाए तो क्लास में जा जाए। तो रिटेरिएशन का मतलब होता है दोबारा से दोहराना, रिपीट करना और किसी चीज पे एम्फसाइज करना दोबारा से। तो रीस्टेटमेंट सिनोनिम हो जाएगा। रिकैपिचुलेशन मतलब भी होता है दोबारा से दोहराना। इको मतलब भी दोबारा दोहराना। एवो का मतलब भी होता है दृढ़ता से कुछ कहना, प्रॉमिस करना। तो ये तीनों इसके क्या होंगे, सिनोनिम होंगे। एंटोनिम होगा रिप्यूडिएशन यानी डिनाई। वेरी गुड 7D कोमल, सितांशु, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा इसका आंसर। समझ में आया सारे बच्चों को, यहां तक क्लियर है तो एक बार लिख दो AC, ऑल क्लियर सर। फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ बढ़ेंगे और फिर रीडिंग भी करेंगे। एक बार AC लिख दो सारे बच्चे। श्रेया ई नहीं बेटा, ई नहीं होगा, इसका आंसर होगा डी, रिप्यूडिएशन। क्योंकि रिटायरेशन का मतलब होता है दोहराना, यानी किसी चीज पे दोबारा से एम्फेसिस देना, और रिप्यूडिएशन बोलना कि कोई डिनाई कर देना, मना कर देना। तो रिटायरेशन में हम किसी चीज को एम्फेसाइज करेंगे और उसको हम एक तरीके से दोबारा एक्सेप्ट करेंगे। AC, वैशाली, सितांशु, कोमल, वेरी गुड। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट के तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो रिटायरेशन का डिटेल ये रहा आपका। अच्छा, रिटायरेशन का एक तो रीस्टेटमेंट और रिकैपिचुलेशन मैंने बताया, दोबारा दोहराना, एम्फसाइज करना, दोबारा एक्सेप्ट करना। रिपीटिशन भी होता है इसका मीनिंग डलनेस। अब डलनेस कैसे हो जाएगी, जब कोई चीज को बार बार दोहराओगे तो वो क्या होगी, बोरिंग हो जाएगी। तो डलनेस भी इसका एक सिनोनिम है। इनोवेशन, अब डलनेस मतलब वही पुरानी चीज दोबारा रिपीट कर रहे हैं, अपोजिट में कुछ नया कर रहे हैं। और रिप्यूडिएशन तो आपको पता है ये खंडन करना, तो इसमें हम दोबारा एक्सेप्ट कर रहे थे, अपोजिट में खंडन कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं। तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा रिटेलिएशन के सारे मतलब। अब आता है फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन 8th। श्रेया ऑल क्लियर, वेरी गुड। तो वैशाली, सितांशु, कोमल, श्रेया, स्मृति एंड मीठी, विनय। मीठी खट्टी चटपटी। तो अब देखो इसमें क्या हुआ 8 में। शी फेल्ट दैट द सिस्टम वाज डैश अनफेयर एंड अनइक्वल। तो यहां पर पॉम्पसली मतलब होता है दिखावटी, ऑस्टेंशियसली मतलब भी दिखावटी। अब दो ऑप्शन एक जैसे मीनिंग दे रहे हैं तो ये दोनों तो होंगे ही नहीं भैया, एलिमिनेट कर दो BC। अब कंफर्टेबली अनफेयर थोड़ी नहीं होगा भाई, कंफर्टेबली तो रिलैक्स वगैरह के लिए यूज करोगे, लेकिन यहाँ कोई रिलैक्स वाला सेंस तो आ नहीं रहा है। विगली मतलब होता है घुमावदार, घुमावदार यानी ना ट्विस्टिंग मैनर होता है। तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा इनहेरेंटली, नेचुरली, मतलब शुरुआत से नेचुरली, प्राकृतिक रूप से ये सिस्टम अनफेयर है और अनइक्वल है। क्या मार्क किया वैशाली? बी नहीं, बी नहीं होगा, इसका आंसर होगा ए। अब बताओ यहां ये क्लियर है सबको। अब आता है 9th क्वेश्चन। 9th में तो इनहेरेंटली का एक बार हम लोग समझ लेते हैं सिनोनिम एंटोनिम। इनेटली जन्मजात से, इनहेरेंटली मतलब भी जन्मजात से, नेचुरली बाय बर्थ। इंट्रिंसिकली मतलब भी होता है नेचुरली, शुरुआत से, मतलब जो पहले से उसमें इंक्लूडेड हो या पहले से ही चला आ रहा हो, मतलब सम्मिलित हो, शामिल हो, स्टार्टिंग से। कॉन्जेंशियली मतलब भी होता है बाय बर्थ, नेचुरली। इमिनेंट का मतलब भी क्या होता है, सोर्स से शुरू होना, बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू होना, मतलब बिल्कुल बिगिनिंग से शुरू होना। एक्सट्रिंसिकली बाहरी, ये सब अंदरूनी है, नेचुरली है, अपोजिट बाहरी, एक्सट्रिंसिकली और एक्सटर्नसली। क्लियर है? तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा।
CL लिख दीजिए एक बार और फिर नेक्स्ट 9th वाला ट्राई करें। एक बार क्लियर लिख के अगर समझ में आ गया तो क्लियर लिख दीजिए CL और 9th वाले क्वेश्चन का बताइएगा आंसर। आप लोग बहुत अच्छे से कोशिश करें। देखो क्वेश्चन के आंसर गलत हो रहे मुझे पता है, लेकिन ट्राई करते रहना, ऐसी कोशिश करते रहना, ठीक है। तो वैशाली, श्रेया, कोमल, सितांशु, सुरभि, बताओ 9th में क्या होगा। श्रेया क्लियर, ओके वेरी गुड। नाइन्थ क्वेश्चन, मनी जो है एक रिवॉर्ड की तरह काम करती है, एक इनाम की तरह काम करती है जो सर्विसेज दी जाती है उनके लिए। तो यहाँ सर्विसेज गिवन का सेंस बोलना चाह रहे थे, तो यहाँ आंसर क्या होगा, रेंडर्ड। रेंडर्ड मतलब क्या होता है, गिव, प्रोवाइड करना, देना, गिव करना। एबडक्ट मतलब होता है किडनैप कर लेना। यूसर्व का मतलब होता है हत्या लेना, किसी का जबरदस्ती कोई प्रॉपर्टी टेक ओवर कर लेते हैं उसको यूसर्व कहते हैं। रिब्यूक हमने पढ़ा ही है, मतलब किसी को निंदा करना, स्कोल्ड करना, क्रिटिसाइज, स्कोल्ड। और रिप्रीमांड का भी मतलब सेम होता है, क्रिटिसाइज, स्कोल्ड। तो ये दोनों सिनोनिम है एक दूसरे के, तो आंसर होगा 9th का। श्रेया वेरी गुड, कोमल वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। तो रेंडर का मीनिंग होता है सिनोनिम, डिलीवर, प्रोवाइड करना, देना, एग्जीक्यूट करना कोई चीज। रेंडर का मतलब एग्जीक्यूट भी होता है, जैसे वी ट्राई टू रेंडर अवर ऑल द प्लान्स, मतलब हमने अपने सारे प्लान्स को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करी। रेंडर का कई बार मतलब तात्पर्य निकालना भी होता है, इंटरप्रेट भी होता है। तो याद रखना, रेंडर का देना तो होता है सर्विस, ये सेंस में मतलब सर्विस प्रोवाइड करना, लेकिन रेंडर का ये मतलब भी होता है इंटरप्रेट करना। जैसे वी कुड रेंडर आउट व्हाट वाज रिटन इनडायरेक्टली, तो यहां पर इंटरप्रेट करना भी होता है। एंटोनिम होता है टेक और विदहोल्ड, मतलब वापस ले लेना। इसमें दे रहे हैं, इसमें वापस ले लेंगे। विदहोल्ड बनाए रखना अपने पास, किसी को प्रोवाइड ना करना, देना नहीं। तो ये होता है इसके एंटोनिम्स। 10th क्वेश्चन, 10th में क्या होगा आंसर। वेरी गुड श्रेया, सितांशु, कोमल, वैशाली, यू ऑल आर गोइंग वेरी गुड। तो बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा 10th। He is a wealthy man with no dash, with no। अब देखिए यहां पर पार्ट ऑफ स्पीच हेल्प करेगी, ग्रामर हेल्प करेगी। कैसे, नेग्लिजेंट नहीं, नेग्लिजेंस होना चाहिए था, तो यहां पर इसलिए आंसर ये नहीं होगा। डिलीजेंट नहीं, डिलीजेंस होना चाहिए था। कॉग्निजेंट नहीं, कॉग्निजेंस होना चाहिए था। एक्यूट नहीं, एक्यूटी होना चाहिए। तो ये सब आपके हैं एडजेक्टिव, और हमें चाहिए नाउन। यहां पर नो के बाद नाउन आएगा, तो नाउन क्या होगा, कॉन्शियंस होगा। वो एक वेल्दी मैन था जिसके अंदर कोई कॉन्शियंस नाम की चीज नहीं थी, कोई भी मॉरलिटी नहीं थी, विद नो मॉरलिटी। नेग्लिजेंट का मतलब क्या होता है, लापरवाह होता है। डिलीजेंट का मतलब आपका होता है मेहनती, हार्ड वर्किंग। कॉग्निजेंट मतलब होता है अवेयर। कॉग्निजेंट बोलते हैं ना, दिस इज इन माई कॉग्निजेंस, मतलब मुझे इसका अवेयरनेस है, नॉलेज है, ज्ञान है, पता है। एक्यूट मतलब होता है तीव्र, इंटेंस। तो इसलिए हमारा आंसर होगा ए। वेरी गुड श्रेया, वैशाली, बेहतरीन। तो अब यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो एक बार लिख दीजिए यस अंडरस्टूड। और कॉन्शियंस, अच्छा एक कॉन्शियंस का समझ लीजिए और उसके बाद लिख दीजिएगा। कॉन्शियंस का सिनोनिम होता है कंपंक्शन। कंपंक्शन क्या होता है, एक गिल्ट फीलिंग होती है जिसमें आपको कोई भी चीज करने से पहले सोचते हैं कि ये सही है यार गलत है, तो आपके अंदर ये फीलिंग आती है पछतावे वाली। स्क्रपल्स, स्क्रपल्स मतलब भी होता है मोरालिटी पे, मतलब मोरालिटी होना, मतलब कि एक तरीके से नैतिकता। इमोरलिटी एंटोनिम इसका अनैतिकता। तो एक बार एसी लिख दीजिए। अब इसके बाद देखिए जो क्लास है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, मतलब मैं इस पूरे एडिटोरियल, ये जो सारे वर्ड्स पढ़े, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, है ना, इन सारे वर्ड्स को यूज करके हम लोग रीडिंग अपनी इंप्रूव करेंगे। तो वो रहेगा जिसका अगर रीडिंग पार्ट ऑलरेडी ठीक है, या जिसको लगता है नहीं हमें सुनने की जरूरत नहीं, हम खुद ही समझ लेंगे,
तो वो ये बाद में देख सकते हैं, बाकी लोग बने रहिएगा, ठीक है। जिनकी इंग्लिश की रीडिंग बहुत वीक है या कॉम्प्रिहेंशन में थोड़ा टाइम लगता है, वो जरूर रुकिए आगे के पार्ट के लिए। वैशाली एसी ऑल क्लियर। चलिए तो शुरू किया जाए, कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग शुरू करी जाए। यस लिख दीजिए अगर आप चाहते हैं कि हाँ कॉम्प्रिहेंड करके दूं मैं आपको ये पूरा, इन वर्ड्स को कैसे यूज किया जाता है पैराग्राफ में, कैसे एडिटोरियल में इसका यूज हुआ है। यस सर अंडरस्टूड ओके। तो फिर स्टार्ट करते हैं कॉम्प्रिहेंडिंग आज की फिर नेक्स्ट पार्ट क्लास की हमारी। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्लास। अब यहां पर ये जो वर्ड्स मैंने निकाले थे ये एडिटोरियल में आए हैं अभी रिसेंट के, वहां से मैंने पूरे क्वेश्चंस बनाए थे आपके लिए। अब देखिए ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडिटोरियल, देखिए ये पहले तो मेरे आइडियोलॉजी नहीं है, विचार नहीं है, पहले ही बता दूं, कहीं मैं रीड कर रहा हूं बीजेपी वाले मुझे पकड़ लें क्लास के बाद, या कांग्रेस वाले या शिवसेना वाले, ये द हिंदू के ऑथर के व्यूज हैं, मेरे व्यूज नहीं। मैं बस इसको कॉम्प्रीहेंड करूंगा, आपके लिए समझाने का काम करूंगा, ठीक है। तो मैं एक पैराग्राफ रीड करूंगा, पूरा समझाऊंगा, फिर आपसे पूछूंगा कि समझ में आए, जो नहीं क्लियर वो आप पूछना, और फिर मैं सेकंड पैराग्राफ, फिर थर्ड पैराग्राफ, इस तरीके से। अब इसका शीर्षक टाइटल टाइमली लिटरेशन, मतलब इसका मतलब था, ये जो शीर्षक था इस एडिटोरियल का, उसका मतलब सही समय पर एम्फेसिस दिया गया है, जोर दिया गया है इस पे। किस चीज पे जोर दिया गया है? ऑन द प्रियम्बल एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, मतलब प्रियम्बल पर सही समय पर एम्फेसिस दिया है और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर की बात की जा रही है इसमें। अब इसमें थीम क्या था कि वर्डिक्ट, एक निर्णय लिया गया है किसके ऊपर? ऑन अमेंडमेंट्स टू प्रियम्बल। जैसे हमें पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं, तो उस प्रियम्बल के ऊपर एक अमेंडमेंट, मतलब जो अमेंडमेंट्स होते हैं हमारे प्रियम्बल में, उसके ऊपर निर्णय आया है कि इज अ रिमाइंडर, एक रिमाइंडर है हमारा कि सेकुलर वैल्यूज, मतलब सेकुलर कितना इंपॉर्टेंट है, यानी सेकुलर वैल्यूज मतलब एक इंपॉर्टेंट रखता है, महत्वपूर्ण है हमारे लिए। अब ये एज पर द हिंदू एडिटोरियल। अब आते हैं हम लोग इसके ऊपर, पैराग्राफ के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज डन वेल, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा काम किया है टू रीबफ, रीबफ मतलब रिजेक्ट करने में, किस चीज को रिजेक्ट करने में? अटेम्प्ट टू क्वेश्चन द कैरेक्टराइजेशन ऑफ द कंट्री एज सेकुलर एंड सोशलिस्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो एक सवाल उठा था, ये सेकुलर और सोशल, क्या ये कैरेक्टराइजेशन हमारी कंट्री के लिए जरूरी है, क्या ये सही है? तो इस पे जो सवाल उठे थे सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट करके बहुत सही किया है, ये कहा जा रहा है। टू द इन द अमेंडेड प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो हमारे प्रियम्बल में अमेंडमेंट्स हुए हैं, जो सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया, सेकुलर वर्ड ऐड किया, ये सही है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, मतलब ये काम अच्छा हुआ है, तो वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत अच्छा कार्य किया। सेक्शंस ऑफ द राइट विंग, जो राइट विंग के कुछ सेक्शंस हैं, लोग हैं, हैव बीन अनईजी, वो बेचैन है काफी समय से, किसको लेकर? आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेकुलरिज्म, ये जो सेकुलरवाद है इसको वो आइडेंटिफाई करते हैं एज वन ऑफ द एट्रीब्यूट्स। मतलब ये जो वन ऑफ द एट्रीब्यूट्स हम लोग मतलब इसको मानते हैं कि हमारे इंडिया के लक्षण में एक है, एक इंपॉर्टेंट चीज, एक इंपॉर्टेंट खासियत है, इसके ऊपर राइट विंग हमेशा बेचैन रहा है। तो जो आइडेंटिफिकेशन है कि भाई हम सेकुलर आइडेंटिटी को प्रेफर करते हैं, उस पे राइट विंग बेचैन है, मतलब उतना ज्यादा खुश नहीं है। दिस ऑपोजिशन हैज एक्वायर्ड ट्रैक्शन, ये जो ऑपोजिशन है, विरोध है राइट विंग का, इसको ट्रैक्शन या सपोर्ट मिला है उनसे who see the combination of the state not favoring or opposing any religion and constitutional protection for minorities as something that renders the polity pseudo secular। कहने का मतलब क्या है कि ये जो सपोर्ट मिला है उनसे मिला है जो कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेट, कि स्टेट जो फेवर नहीं करता है किसी धर्म को, ना उसको विरोध करता है, किसी
एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, और जो एक तरीके से प्रोटेक्शन दिया जाता है माइनॉरिटीज को एज समथिंग रेंडर्स द पॉलिटी, ये बोलते कि जो भाई स्टेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है या स्टेट धर्म को ना अपोज करता है ना सपोर्ट करता है, इस बेसिस पे उन्होंने इसको सीडो सेकुलर बोला है कि ये चीज जो हमारी पॉलिटी को सीडो सेकुलर बना देती है, मतलब जिसमें हम ना किसी धर्म को फेवर करते हैं ना किसी धर्म का अपोज करते हैं, लोगों का जो राइट विंग के जो लोग हैं उनका सोचना ये क्या है, सीडो सेकुलर है। क्लियर है? तो यहां पर ये आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। ये आपको यहां तक समझ में आई सारी लाइंस? बोलिए अगर यस क्लियर हो गया तो सीएल लिख दीजिए एक बार, फिर हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। सिद्धांशु, श्रेया, वैशाली, कोमल, क्लियर हुआ ये पहला पैराग्राफ सबको? क्लियर? ओके, वेरी गुड। श्रेया, वैशाली, तो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की रीडिंग करते हैं, उसको समझते हैं। The original assumption of the makers of the constitution was that, जो ओरिजिनल assumption था, अनुमान लगाया गया था मेकर्स के द्वारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त, was that the constitution with its emphasis on equality before law and equal treatment of all sections, ये जब हमारा मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो उनका assumption था कि हमारा संविधान क्या ये एम्फेसिस देगा किसके ऊपर, की क्वालिटी के ऊपर एम्फेसिस था, इक्वालिटी के ऊपर, सॉरी, बराबरी का, समानता के ऊपर, बिफोर लॉ एंड इक्वल ट्रीटमेंट, सारे सेक्शंस को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, बिसाइड्स द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द राइट टू प्रोफेस, इसके अलावा कि हमारे पास अधिकार होगा प्रोफेस करने का, मतलब क्या है, एक्नॉलेज करने का, अपने धर्म को बिल्कुल खुल के स्वीकार करने का, प्रैक्टिस करने का और फैलाने का, अपने रिलीजन को स्प्रेड करने का, एंड फ्रीडम ऑफ बिलीफ एंड कॉन्शियस इन द फंडामेंटल राइट्स चैप्टर, कि भाई हमारा ये नैतिक अधिकार है, मूल अधिकार है, ये फ्रीडम ऑफ बिलीफ, कि हमारा जो भाई बिलीफ है हम उस पर अडिग रहे, ये एक फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में या एक मूल अधिकार के रूप में हमारा ये सम्मिलित किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। इज इनहेरेंटली सेकुलर, कि हम जो है नेचुरली क्या है, सेकुलर। तो ये जो इनकॉर्पोरेशन था उस ये इस वजह से आया था, इनकॉर्पोरेशन जो हुआ कि हम अपना धर्म को पालन कर सकते हैं, अपने धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, इसको एडवोकेट कर सकते हैं, ये नेचुरल रूप से क्या है, सेकुलर है। इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, अगर इकोनॉमिक पॉलिसी की टर्म्स में बात करें तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अपोज अमेंडमेंट्स टू इंक्लूड द वर्ड सोशलिस्ट by arguing that Constituent Assembly should not tie down future generations to any particular form of economy। तो बी आर अम्बेडकर जी ने अपोज किया था इकोनॉमिक पॉलिसी के रूप में, भाई ये जो सोशलिस्ट वर्ड है ये कहीं हमको एक ऐसी इकोनॉमी ना बना दे, मतलब एक पर्टिकुलर इकोनॉमी तक रिस्ट्रिक्ट ना कर दे, ऐसा ना हो हम ओपन इकोनॉमी ना बन पाए, प्राइवेटाइजेशन ना कर पाए। इस वजह से बी आर अम्बेडकर जी ने इसको क्या किया था, अपोज किया था इन अमेंडमेंट्स को, टू इंक्लूड द वर्ड सोशलिस्ट, कि हमें वर्ड सोशलिस्ट नहीं डालना चाहिए बिकॉज ये हमें रिस्ट्रिक्ट कर देगा टू एनी पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ इकोनॉमी। देयरफॉर वर्ड्स डिड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द प्रियम्बल, इस वजह से ये वर्ड प्रियम्बल का पार्ट नहीं बने। अडॉप्टेड अलोंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1940, तो 1949 में जब कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट किया, मतलब पूरी तरह से हमारा एक तरीके से प्रिपरेशन हो गया, तो हमने इस चीज को अडॉप्ट नहीं किया बिकॉज हम नहीं चाहते थे हम रिस्ट्रिक्टेड हो जाएं एक पर्टिकुलर इकोनॉमी तक, बट वर कॉन्ट्रोवर्शियली एडेड थ्रू द 42nd अमेंडमेंट एक्टेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। लेकिन 42nd अमेंडमेंट जब हुआ आपातकालीन में, यानी इमरजेंसी के दौरान, तब इनको ऐड किया गया। However, that may not be the reason for the court to strike, पर हालांकि माना ये इमरजेंसी में लाया गया, बट ये कोई रीजन नहीं हो सकता, पर्याप्त रीजन नहीं हो सकता कि हम इसको हटा दें। इंक्लूजन बेस्ड ऑन रिट पिटीशन फाइल्ड इन 2020 अबाउट 44 इयर्स आफ्टर द अमेंडमेंट्स, कि भाई इसी बेसिस पे जो 2020 में हमने अमेंडमेंट डाला
नहीं हटा सकते, ये कहते हुए कि इमरजेंसी में लाया गया इसलिए गलत है। द कोर्ट इन SR बोमाई रूल्ड दैट सेक्युलरिज्म इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो SR बोमाई थे उन्होंने रूल आउट किया कि सेक्युलरिज्म हमारा जो है ये बेसिक फीचर है, तो उन्होंने इस चीज को खारिज किया, इस पेडिशन को, और बोला कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का मूल चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है। इन अनदर केस इट सेड, एक और केस में क्या हुआ, तो 1994 में बोमाई ने इन चीज को रूल आउट किया और बोला कि ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सेक्युलरिज्म, ये मेन फीचर है। इन अनदर केस, दूसरे केस में इट सेड सेक्युलरिज्म एसेंशियली रिप्रेजेंट्स द नेशंस कमिटमेंट टू ट्रीट पर्संस ऑफ ऑल फेथ इक्वली एंड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। ये जो सेक्युलरवाद है ये एक तरीका है जिससे हम सारे धर्मों को बराबरी से ट्रीट करेंगे, क्लियर है, और हम भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे, लेकिन नेक्स्ट पैराग्राफ से पहले दो पैराग्राफ क्लियर हो गए, तो लिख दीजिए ऑल क्लियर, AC लिख दीजिए, हम लोग फिर आगे पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है पैराग्राफ एडिटोरियल आपको, ऑल क्लियर? लास्ट पे पैराग्राफ देखेंगे हम लोग। जितने बच्चे सुन रहे हैं, सुरभि ऑल क्लियर, वैशाली ऑल क्लियर, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ लास्ट पैराग्राफ की तरफ। रिगार्डिंग द टर्म सोशलिस्ट, जो सोशलिस्ट टर्म है यानी हमारा सोशल मतलब समाजवाद, इट इज क्लियर दैट इट्स प्रेजेंस, कि इसकी प्रेजेंस प्रियम्बल में हैज नॉट बीन एन इंपीडमेंट टू अडॉप्शन ऑफ लॉज और पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस दैट ओपन अप सेक्टर्स फॉर इकोनॉमी टू ओपन मार्केट कंपटीशन। तो हमने ये जो टर्म अडॉप्ट किया सोशलिस्ट, ये कोई रुकावट नहीं बना है हमारे उन कानून या उन पॉलिसीज या प्रैक्टिसेस की तरफ जो हमें एक ओपन इकोनॉमी की तरफ ले जाती हैं, उसमें ये बिल्कुल भी रुकावट नहीं बना है ये जो सोशलिज्म टर्म है। एज द बेंच ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जैसे हमको पता है कि क्योंकि एज द बेंच ऑफ जस्टिस, जैसे हमें पता है चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार हैज पॉइंटेड आउट, उन्होंने संकेत किया कि इंडिया ने डेवलप किया अपना खुद का एक इंटरप्रिटेशन, मतलब सेक्युलरवाद का खुद का हमने एक मीनिंग बनाया है। वेयर इन द स्टेट, जहां पर स्टेट ना तो सपोर्ट करता है कोई धर्म को और ना पिनलाइज करता है द प्रोफेशन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ एनी फेथ, मतलब किसी भी फेथ जो भी धर्म को मानता है उसको ना अपोज करते हैं, ना हम उसे सपोर्ट करते हैं, ना हम उसको पनिश करते हैं, ना हम उसको सपोर्ट करते हैं। सिमिलरली उसी प्रकार से जो सोशलिज्म टर्म है ये भी अपने अंदर सम्मिलित किया हुआ है, शामिल किया है द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस। मतलब ये जो समाजवाद का अर्थ हम निकालते हैं वो ये है कि सामाजिक न्याय, सबको बराबर का अधिकार होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, ये इसमें आता है। सामाजिक वित्तीय रूप से हम सब बराबर होने चाहिए, हमें एक न्याय मिलना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई अन्याय के जीवन जी रहा है और मतलब उसके साथ अन्याय हो रहा है या फाइनेंशियली उसको वो मिल नहीं पा रही हैं, अवसर नहीं मिल पा रहे, तो ये चीजें हमारा सोशलिज्म का इंटरप्रिटेशन है। वेयर इन द स्टेट एंश्योर, जहां पर स्टेट एंश्योर करता है कि किसी को भी डिसएडवांटेज ना मिले इकोनॉमिक या सोशल, मतलब समाज की परिस्थितियों की वजह से या वित्तीय परिस्थितियों सर्कमस्टेंसेस की वजह से वो उसको डिसएडवांटेज ना मिले, नुकसान ना मिले। द कोर्ट हैज नॉट काउंटेनेंस, द कोर्ट ने अप्रूव नहीं किया है, किस चीज को अप्रूव नहीं किया है, काउंटेनेंस अप्रूव करना होता है इस आर्गुमेंट को, दैट द इंक्लूजन ऑफ दीज वर्ड्स केम ड्यूरिंग द इमरजेंसी when parliament term was extended, noting that this aspect was debated in parliament in 1978। तो कोर्ट ने इस चीज को आर्गुमेंट को तवज्जो नहीं दिया है कि जिसमें बोला गया कि ये इमरजेंसी के दौरान ये वर्ड्स लाए गए थे। when पार्लियामेंट के टर्म जब एक्सटेंड हुआ था
तब इनको लाया गया। नोटिंग दैट, इस चीज को ध्यान रखते हुए कि दिस एस्पेक्ट वाज डिबेटेड इन पार्लियामेंट इन 1978 when the 44th amendment was considered। तो जब 44th अमेंडमेंट हुआ था तो इस चीज पे डिबेट हुई थी, चर्चा हुई थी, सोशलिज्म और किसको लेके, सेकुलरिज्म को लेकर। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 75 साल कंप्लीट कर रहा है अपने अस्तित्व के, द वर्डिक्ट अपहोल्डिंग द इंक्लूजन ऑफ द टर्म सेकुलर एंड socialism amounts to a timely reiteration of these fundamental attributes। तो जैसे हम 75 साल पूरे करने वाले हैं संविधान के मौजूदगी, एग्जिस्टेंस के, तो ये वर्डिक्ट बनाए रखता है, अपहोल्ड करता है, बनाए रखता है इंक्लूजन ऑफ टर्म्स, मतलब ये जो निर्णय लिया गया है सेकुलर और सोशलिस्ट, ये बिल्कुल सही समय पे आया है। दिस रिजल्ट्स टू अ टाइमली रिटरेशन, मतलब बिल्कुल सही समय पर कोर्ट ने इस चीज को दोबारा दोहराया, एम्फसाइज किया है अपनी हमारे जो फंडामेंटल मूलभूत अधिकार है या विशेषता है उनके ऊपर। तो ये हमारा है पूरा एनालिसिस, रीडिंग मैंने कर दी है, पूरे सारे वर्ड्स आपको बता दिए हैं। एक बार आप दोबारा रीड करिएगा, कोई कंफ्यूजन जाएगा तो आप मुझसे ऑफलाइन में 1-to-1 पूछ सकते हैं। बाकी आई होप आपको मजा आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो ऑल क्लियर लिख दीजिए और फिर आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। बहुत मेहनत काम है। लिख दो जल्दी से प्यारे बच्चों मेरे जितने भी हो। वैशाली सिंह ऑल क्लियर। कैसा लगा आज का क्लास, आप लोग को मजा आया? थोड़ा सा बोरिंग होगा कल वाले के कंपैरिजन में ना, देखो कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा सा बोरिंग लगता ही है, लेकिन जिनकी इंग्लिश वीक है उनके लिए ये करना जरूरी भी है। श्रेया, वैशाली, कोमल, स्तांशु, मीठी, खट्टी, चटपटी, बताइए सबको कैसा लगा आज का क्लास? और क्या ऐसे सेशंस आप और देखना चाहेंगे? अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो के एंड के बाद लिखिएगा क्लास में आपको और क्या चाहिए, कैसा मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्या और चीजें की जा सकती हैं आप लोग के इम्प्रूवमेंट के लिए। ये सब सजेशंस बिल्कुल वेलकम है आपकी तरफ से। और बाकी फिर थैंक यू करा जाएगा आज के लिए। लग रहा है सुस्त सो गए हो तुम लोग, थक गए हो लग रहा है आज बहुत ज्यादा। इतना कंटेंट मिल गया कि अब बात करने के मूड में नहीं हूँ। ये लास्ट में एक्चुअली मैं रिव्यू इसलिए भी लेता रहता हूँ ताकि आप लोग का पता चलता रहे कि कैसी लग रही है आपको क्लासेस, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि ऐसा लग रहा है कि यार वेस्ट ऑफ टाइम तो नहीं लग रहा है, कि मतलब बस चीजें चल रही हैं यूं ही, है ना। थैंक यू सर वैशाली। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं लग रहा है। चलो ठीक है, वो तो मैं मजाक कर रहा था, मेरा थोड़ा मजाक करने का आदत है। मजा आ रहा है सर, ठीक है। ठीक, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं सर। एक आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, यहीं पे एंड करते हैं आज की क्लास।